नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। ये मेरे पीछे का आप नज़ारा देख रहे होंगे, आपको जो है जल नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जल नहीं है, ये संगम नगरी है और ये संगम तट पर हम लोग खड़े हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूं और देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रयागराज और फूलपुर ये दो लोकसभा सीट जो ऐसी हैं जो अब ये चुनाव हो रहा है, वो अतीक अहमद की मौत के बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहा है और इसी पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर इसके बाद जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर, अतीक के न रहने से कितना बदला है ये चुनाव? देखिए, बेशक जब अतीक था तो उसके इर्द गिर्द उसका पूरा ग्रुप था, लोग कांपते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन एक साल हुआ, लगभग एक साल से थोड़ा सा अधिक, कोई नाम नहीं लेना चाहता। और सियासत की स्थिति ये है कि बीजेपी बार बार खींच करके अतीक पर ले आना चाहती है और विपक्ष जो है उस पर आना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ये डर लग रहा है कि इसकी वजह से ध्रुवीकरण हो जाएगा और ध्रुवीकरण होगा तो विपक्ष को नुकसान हो जाएगा। तो दो सीटें ऐसी है जिसपे कि अतीक अहमद का प्रभाव हुआ करता था और एक सीट उसमें ऐसी है फूलपुर, जहां से कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार जीते। उनकी बहन जो है विजयलक्ष्मी पंडित जो है वो 2 बार जीतती हैं। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र यहाँ से जीतते हैं और अतीक अहमद भी यहाँ से जीता था एक बार। तो फूलपुर और प्रयागराज में उसका अच्छा प्रभाव। और अब उसके न रहने के बाद जो समाजवादी पार्टी उसके प्रमुख अखिलेश यादव उसमें विधानसभा में मामले को उठा रहे थे, बोल ही नहीं रहे। वो न बोलने की वजह क्या हो सकती है? सिर्फ कहीं सियासी नुकसान न हो जाए। अब अंदाजा लगाइए कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वो उनके घर गए थे और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि आपको एक ऐसा आदमी जिसने न जाने कितनों को परेशान किया, कितनी जाने उसकी वजह से चली गई, उसकी मौत पर आप पुछार करने गए, दुख जताने गए, लेकिन जो उससे प्रभावित रहे उसके घर कितनी बार गए। तो बीजेपी जो खींच रही है वो मुख्तार हो चाहे अतीक हो, इसी वजह से खींच रही है ताकि लोगों को पुराने दिन याद दिलाए जा सके। बिल्कुल। अब बात करें यदि प्रयागराज इलाहाबाद की, तो यहाँ से इस बार जो रीता बहुगुणा जोशी हुआ करती थी वो नहीं है, बल्कि स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जो स्पीकर रहे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, बड़े वकील थे, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी जो एडिशनल महाधिवक्ता थे, उनको उतारा है। और उधर से यानी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन से उतारा गया है उज्जवल रमण सिंह को। उनके पिताजी भी राजनीति में रहे, रेवती रमण सिंह। तो ये दोनों राजनीतिक परिवार है और मुकाबला इन्हीं में है। तो देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है कि अतीक मुख्तार का जिक्र करके और लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए, विपक्ष उससे कब तक भागता है, क्योंकि अब तो वक्त भी नहीं रहा। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, जो 6ठे राउंड का है उसके लिए 25 मई को मतदान होगा और उसके बाद सिर्फ एक राउंड रह जाएगा 7वां। बिल्कुल, आप अतीक मुख्तार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष जो है नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष तो नाम लेना चाहता है। जिस तरीके से फूलपुर में जो है बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल के लिए अभी जो है केशव प्रसाद मौर्य आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय भी मुख्तार और अतीक की याद वो दिला गए। वो बार बार याद दिला रहे हैं और बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अन्य नेता हो, वो इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि सनद रहे कि ये काम सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी राज में ही हो सकता था, कि आपको अपराधियों से, आपको माफियाओं से, आपको उनके आतंक से मुक्ति मिली है। यदि बात करें फूलपुर की पर्टिकुलरली, तो वहां से बीजेपी ने होशियारी ये की है कि अब की बार जो पुरानी कैंडिडेट थी उनको जो है उसने बदल दिया और 2 बार के विधायक, अभी भी विधायक है, प्रवीण पटेल को उतार दिया है। जबकि सपा ने जो है वहां पर अमरनाथ मौर्य को दिया है और बसपा ने जगन्नाथ पॉल को दिया है। तो फूलपुर में चूंकि कुर्मी वोट काफी संख्या में है, इसलिए उसी के लिए जो आजमाइश हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य जो आ रहे हैं या और जो नेता आ रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। और बहुत ही सेंसिटिव सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और दोनों सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जिस भी नेता का इस बेल्ट में प्रभाव रहा उस सबका यहाँ पर जमघट लग रहा है और हर दल की कोशिश है। कांग्रेस का चूंकि 6ठे राउंड में उत्तर प्रदेश में एक यही सीट है प्रयागराज वाला जहाँ उसका कैंडिडेट है, तो इसलिए वो चाहती है कि किसी तरीके से इस बेल्ट से एक सीट निकले, लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में इन दोनों सीटों को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। उसके लिए पूरा साधन झोंके हुए, पूरा जोर लगाए। जो संयुक्त जनसभा भी हुई, जो
विधानसभा हो भी नहीं पाई और जो है भगदड़ भी मच गया था। उसके लिए क्या है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी और शासन को जिम्मेदार ठहराता है कि सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है। जब भगदड़ मची या मंच पर जाने की होड़ मची तो ये रोकना पुलिस प्रशासन का काम था, वो नहीं रोक पाया। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश और राहुल गांधी को बिना भाषण दिए जाना पड़ा। तो वो अपना उस पर अपनी तरह से राजनीति कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, कोई कंप्लेंट भी नहीं दी गई है और ये कहते हैं कि भाई आपके पास जन समर्थन तो है ही नहीं, तो फिर यही सब कुछ होगा। खैर ये राजनीति है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो संगम नगरी है, संगम तट है, यहाँ का संदेश साफ है कि लोगों को चाहिए साफ सुथरा प्रशासन और अब उस अतीक का कोई नाम नहीं लेना चाहता सिवाय बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी को उसका नाम लेकर के फायदा हो रहा है। विपक्ष भाग रहा है, बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से दोपहर के समय चिलचिलाती हुई धूप थी और पारा 40 के पार था और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य देवता आग उगल रहे हैं और गर्मी है, उसी तरीके से सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। और जैसे ही सूर्य ढला, शाम हुआ, तो ये संगम तट पर आप ये नज़ारा देख पा रहे होंगे कि लोगों का जमावड़ा लग चुका है। लोग जो है यहाँ पे संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सिर्फ जो है 24 घंटे बाद मत पड़ेंगे और उसके बाद जो है छठे चरण के जो प्रत्याशी है उनका किस्मत मतपेटियों में बंद हो जाएगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे सर, तभी साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होता है इन दोनों सीट पर। बिल्कुल बिल्कुल, तब एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सामने होगा और उसके बाद सारे दल मिलकर के गुणा भाग लगाएंगे कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई, किसका नाम लेने से कितना राजनीतिक फायदा हुआ और कितना नुकसान। बिल्कुल, हमने आपको समीकरण समझा दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों सीट पर क्या कुछ होने वाला है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।